आज हम लोग कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर, मतलब कुछ ऐसा विशेष, ठीक है। स्पेसिफिक विशेष रिलीफ आपको ये जो है एक्ट वो देता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ में आपको रिलीफ सिर्फ सिविल के लिए मिलेगा, ये क्रिमिनल के लिए रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब क्रिमिनल के लिए रिलीफ नहीं मिलेगा तो सिविल में हमारे पास दो ही रिलीफ है, या तो आप स्पेसिफिक रिलीफ लो जो आपको चाहिए, या तो आप कंपनसेशन ले लो उसका, ठीक है। तो कोई ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, जहां पे आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए वही चाहिए, आपको कंपनसेशन के तौर पे पैसा वैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर आपको देता है तो आपको वो एडेक्वेट रिलीफ नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा पसंदीदा एक क्या बोलते हैं शेरवानी था, ड्रेस, ठीक है। मैंने एक दोस्त को दिया वो पहनने के लिए, अब वो कहीं खो दिया। अब बोलता है भाई मैं तेरे को ना शेरवानी का पैसा दे देता हूँ। मेरा जो पसंद था शेरवानी उसने खो दिया, अभी वो मुझे पैसा देगा तो चलेगा क्या? मुझे तो नहीं चलेगा भाई, मुझे जितना भी पैसा दे दे मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पसंद का था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन एडेक्वेट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जहाँ आपको कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं लगेगा, मतलब कंपनसेशन से आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले हो, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलीफ की मांग करते हो, ठीक है। तो जहाँ आप स्पेसिफिक रिलीफ की मांग करोगे वहीं पे ये एक्ट काम करता है। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, ठीक है, एंड नॉट इन्फोर्सिंग फॉर पीनल लॉज। इस एक्ट के अंदर एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 2018 में, ठीक है। इस एक्ट का जो है प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था 13 दिसंबर 1963 को, और इसको इन्फोर्स किया गया था 1 मार्च 1964 को, 1964, ठीक है। ये एक्ट जो है आपका, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नेचर वाइज सब्सटेंटिव भी है, प्रोसीजरल भी है। मतलब इसमें आपको प्रोसीजर भी बताता है और ये एक्ट किस किस के ऊपर लागू होता है ये भी बताता है। तो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल दोनों नेचर का है ये, ठीक है। इसके बाद है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है प्रोवाइड करता है राइट इन पर्सोनम, मतलब किसी इंडिविजुअल के राइट के लिए ये है, ठीक है। राइट इन रेम में नहीं जाता है ये। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसमें रेमेडीज किस किस के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहला है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रिकवर करना है आपको, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, ठीक है, उस पर काम करेगा। दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जो नेचर में स्पेसिफिक है, ठीक है, तो आप वो करा सकते हो। तीसरा है इंजंक्शन, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, तो आप उस केस में प्रिवेंट कर सकते हो उसको उसके लिए इंजंक्शन फाइल करा सकते हो। इंजंक्शन प्रिलिमिनरी हो सकता है, ठीक है, और मैंडेटरी हो सकता है। इसके बाद है फोर्थ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया, ठीक है, और आपको बाद में पता चला कि इस इंस्ट्रूमेंट के दौरान फ्रॉड किया गया था आपसे, ठीक है, या कुछ ऐसा था जो आपको नहीं बताया गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, तो उस एग्रीमेंट को या उस इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको रेक्टिफिकेशन कराना है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें मतलब मान के चलो आप इनकॉम्पिटेंट हो गए, ठीक है, तो आप उसको कैंसिल कराना है तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आके उसको कैंसिल करा सकते हो, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर रेमेडी के तौर पे मिलता है। अब आते हैं हम लोग एक्ट के ऊपर, ठीक है। ये पूरा एक्ट क्या है, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसको समझने से पहले आपको ये समझ लो कि इसके अंदर 3 पार्ट है टोटल, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये 3 पार्ट में ये जो है पूरा एक्ट खत्म है। 3 पार्ट है इसके अंदर टोटल, और इसके अंदर सेक्शन भी बहुत कम है। ये इसको माइनर लॉज कहा जाता है, ठीक है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करोगे तो इसमें इसको माइनर लॉज कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल चैप्टर जो है 8 है, पार्ट 3 है, चैप्टर 8 है, और सेक्शन टोटल इसमें है 42, सेक्शन 42, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना। इसके बाद देखो पार्ट 1 में
प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। प्रिलिमिनरी मतलब क्या भाई, उसमें शॉर्ट टाइटल होगा, कमेंसमेंट डेट होगा, कहाँ तक एक्सटेंट होता है उसके बारे में होगा, राइट। इसके बाद है पार्ट 2 में बात करता है। पार्ट सबसे मेजर जो है इस एक्ट का ना पार्ट 2 ही है। पार्ट 2 में स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात करता है, जो कि ये पूरा एक्ट ही उसी के ऊपर है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आपको क्या क्या स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा वो पार्ट 2 में है, ठीक है। पार्ट 2 में सबसे पहले आपको बताया है रिकवरी के बारे में, कि आपका पोजेशन है, अगर मान के चलो कोई मूवेबल पे था या इमूवेबल पे था, तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो, उसके बारे में पूरा प्रोविज़न है सबसे पहले। इसके बाद दूसरा प्रोविज़न है इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चैप्टर 2 पार्ट 2 में बताया है कि आपको क्या करना है। तीसरा है रेक्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि आपको अगर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें फ्रॉड हुआ है या चीटिंग हुआ है या आपको कोई मिस्टेक हुआ है फैक्ट में, ठीक है, तो आप रेक्टिफिकेशन भी करा सकते हो। इसके बाद है रेसेशन के बारे में, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो गलत हो गया है, ठीक है, या कॉम्पिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, अनसाउंड माइंड था, ठीक है, तो इस सब के लिए आपको जो है रेसेशन मतलब कैंसिल करने के लिए जा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो बाय फ्रॉड ले लिया गया था या मिस्टेक के साथ लिया गया था, ठीक है, तो आप उसको कैंसिल भी कराने जा सकते हो। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर 5 बोलता है, ठीक है। इसके बाद है आपका डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेटरी ऑर्डर का, कि भाई किसके पक्ष में ये आपका जो डिस्प्यूट है वो आएगा, किसका राइट जो है उसके ऊपर आपके डिस्प्यूट में किसका राइट बनता है और किसका राइट नहीं बनता है, उसके बारे में डिक्लेरेटरी प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में टोटल बताया गया है प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में, ठीक है। अभी प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या क्या आएगा, तो प्रिवेंटिव रिलीफ में आता है आपका इंजंक्शन, ठीक है। प्रिवेंटिव रिलीफ में इंजंक्शन आता है। इंजंक्शन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, अभी मैं पूरा पढ़ूंगा, अभी मैं टेम्पररी बता रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है आपका टेम्पररी इंजंक्शन, दूसरा होता है परमानेंट, जिसको परपेचुअल भी कहा जाता है। टेम्पररी कब मिलता है, जब किसी व्यक्ति को लगता है, जैसे मान के चलो मेरा घर है, ठीक है, मैंने भाड़े पे दिया था और अभी वो घर खाली नहीं कर रहा, तो मैंने बोला कि भाई मेरा घर खाली कर दो या भाड़ा दे दो मुझे। अब ना वो घर खाली कर रहा है ना भाड़ा दे रहा है, राइट। अभी मैं सूट फाइल किया, तो अभी सूट तो चलेगा लंबा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सूट फाइल करो और आपको प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा, सूट चलेगा लंबा। अभी ये बीच में पता चला कि सामने वाला जो भाड़ोत्री है वो घर बेच के भाग रहा है या भागना चाहता है, ठीक है, तो आपका तो नुकसान होगा, ना आपको भाड़ा मिला है ना आपका घर खाली कर रहा है, ऊपर से आपका घर बेच के भाग जाएगा, तो आपका तो पूरा नुकसान है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कोर्ट को बोलते हो कि सर आप एक टेम्पररी जो है इंजंक्शन फाइल कीजिए और वो घर का जो पोजीशन है ना वो किसी और को दे दीजिए, या उस पोजीशन के लिए केयर टेकर की बहाली कर दीजिए, या उसको बोलिए कि कुछ ऐसा एक्ट ना करे, ठीक है, जिससे उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के हाथ में जाए। तो इस तरीके का अगर प्रिलिमिनरी इंजंक्शन पास होता है कोर्ट के द्वारा ड्यूरिंग लॉ सूट, तो उसको बोला जाता है टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है। एक होता है परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। अब परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट होता है, ठीक है, तो जब सूट चल गया, ठीक है, सूट चल रहा था, सूट में ये डिसाइड हो गया लास्ट में कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये मिस्टर एक्स को जाता है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराने में भी टाइम लगेगा ना, तो आप कोर्ट को बोल सकते हो कि, या कोर्ट खुद से भी परपेचुअल जो है इंजंक्शन ग्रांट कर देता है और बोल देता है कि भाई ऐसा है, अभी ये जो लीगल राइट इस प्रॉपर्टी पे है उसने मिस्टर एक्स ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये इसका है, ठीक है। तो अब आप किसी भी तरीके से उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो परमानेंटली उसको वहाँ उस प्रॉपर्टी से अलग कर देते हो, तो उसको बोला जाता है परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं।
इसका सवाल भी रहेगा प्रिवेंटिव रिलीफ का, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका किधर गया? अभी देखो, तो मैंने ये एग्जांपल बता दिया था आपको, ये बुक वाला, कपड़ा वाला, जो मुझे पसंद है वही चाहिए ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वही बोलता है कि भाई आपको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, कॉम्पनसेटरी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको वही स्पेसिफिक चीज़ चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। मैंने बुक का एग्जांपल दिया, मैंने आपको शेरवानी का एग्जांपल दिया, ये सब स्पेसिफिक है। मैंने मान के चलो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कोई एक पूजा, मान के चलो पूजा है, पूजा जा रही थी कश्मीर, ठीक है। तो मैंने बोला पूजा को कि पूजा ऐसा करना ना यार, तू ना मेरे लिए कश्मीर का शॉल लेके आना। तो पूजा बोली हाँ ठीक है, कश्मीर का शॉल जो है अच्छा होता है। तो मैंने कुछ पैसा भी दे दिया उसको कि भाई ये ले पैसा और लेके आना, अच्छा सा शॉल लेके आना, ठीक है। अभी पूजा कश्मीर से शॉल लेके आई, ठीक है, और उसने राजू को दिखाया कि ये देख राजू कितना अच्छा ये शॉल है, ठीक है। अब राजू उसको उसके शॉल को जब देखा ना तो राजू को पसंद आ गया। वो बोलता है मैं तुमको 4 गुना पैसा देता हूँ, तुम मेरे को दे दे। तो ये बोलती है कि मैंने सुजीत को बोला था और सुजीत ने मुझे पैसा भी भेजा था। तो बोलता है सुजीत ने कितना दिया था? 1000 ना, मैं तेरे को 10,000 दे रहा हूँ, तुमको कम लग रहा है। वो लालच में आके बेच देती है। तो अभी मुझे तो वही चाहिए शॉल। अब वो मुझे पैसा देगी कि भाई तेरा 1000 था ना, तू 2000 ले ले। मैं लूँगा क्या? नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे वो शॉल के लिए मैंने उसको पहले से पैसा दे दिया था और मुझे वही शॉल चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वही शॉल चाहिए, ठीक है। तो मुझे कॉम्पनसेशन भी नहीं चाहिए। तो मुझे जब वही शॉल चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। तो इसके लिए मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि सर मुझे इस मामले में, ठीक है, रिलीफ चाहिए और मुझे उस लड़की से जो गई थी कश्मीर उससे मुझे वो शॉल चाहिए, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक। कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप जो है रिलीफ क्लेम कर रहे हो। तो ये हो गया आपको। इसके बाद है अब आ जाते हैं हम लोग एक्ट के ऊपर। सबसे पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट का। शॉर्ट टाइटल क्या है इस एक्ट का? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। एक्सटेंट क्या है इसका? होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट क्या है इसका? 11 मार्च 1964, ठीक है। 11 मार्च नहीं, 1 मार्च है, सॉरी, 1 मार्च 1964, ठीक है। सेक्शन 1 में यही 3 चीज़ें हैं। सेक्शन 2 में बताता है डेफिनीशन के बारे में। डेफिनीशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 डेफिनीशन है जो पढ़ लेना चाहिए। 2 ही 3 इसमें डेफिनीशन दिया भी है। सबसे पहला डेफिनीशन है ऑब्लिगेशन के बारे में, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या होगा? तो एवरी ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर आपको कुछ करने की ड्यूटी दी गई है, ठीक है, और वो ड्यूटी आपको लॉ के अंडर भी इन्फोर्सिएबल है, तो उसको ऑब्लिगेशन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने किसी को पेन बेचा, ठीक है। अब वो मुझे पैसा देने वाले थे, तो उसको पैसा देने की ड्यूटी है मुझे, ठीक है। वो मुझे पैसा देगा, उसका ड्यूटी है। अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं उसके लिए जा सकता हूँ ना केस करने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलता है ना कि भाई आपका अगर आपने कुछ दिया है तो उसके बदले में आपको मिलना चाहिए पैसा, कंसिडरेशन तो मिलना चाहिए ना। उसने नहीं दिया है तो ये तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है ना, तो वो क्या हो गया? उसके लिए ऑब्लिगेशन हो गया कि वो मुझे पैसा देगा। तो एवरी ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं ही पूछेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपको लॉन्ग आंसर में ही एक आध आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितना नहीं है इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वेटेज, ठीक है, याद रखना। फिर भी ये शॉर्ट है तो मैं फटाफट कवर करा देता हूँ। तो ये पहला है ऑब्लिगेशन के बारे में। दूसरा है सेटलमेंट के बारे में। तो सेटलमेंट में ये सेटलमेंट नहीं वो वाला कि तू पैसा ले और मेरा काम कर दे और ख़त्म कर कहानी, या कोई डिस्प्यूट है तो ले दे के ख़त्म कर लो, ऐसा वाला ये नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है सेटलमेंट का मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कोई पार्टी मिल के मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को
डिस्पोज करने के लिए साथ में एग्री होके बनाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे ये घर बेचना है और किसी को वो घर खरीदना है, तो मैं कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ जिससे वो प्रॉपर्टी डिस्पोज हो रहा है, ठीक है, किसी को जा रहा है या कोई खरीद रहा है, तो उसको बोला जाएगा सेटलमेंट। ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलता है। तीसरा है डेफिनेशन ट्रस्ट। ट्रस्ट में बोल रहा है हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो भी ट्रस्ट का डेफिनेशन होगा वही इधर भी होगा, ऐसा ये बोल रहा है। इसके बाद है फोर्थ डेफिनेशन ट्रस्टी का, इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। कोई भी बंदा जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट का होल्ड करता है उसको ट्रस्टी कहा जाएगा, ठीक है। और अगला है ई में बता रहा है ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन बट नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द सेम मीनिंग। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप ये मान के चलना अगर उस वर्ड का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन होगा ना उस वर्ड का, आप यहाँ पे भी एज इट इज समझना, ठीक है। तो अभी हमने देखा डेफिनेशन में 4 ही क्लॉज थे। पहला ऑब्लिगेशन, दूसरा सेटलमेंट, तीसरा ट्रस्ट, चौथा ट्रस्टी। लेकिन इस एक्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी तो पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना चाहिए था ना, नहीं किया है। तो हम यहाँ पे इसीलिए वो लिख दिया है कि अगर कोई वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है, एक्सप्रेस्ड नहीं है, तो आप ये मान के चलना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी उस वर्ड का मतलब होगा यहाँ पे भी वही मतलब होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 2। अभी सेक्शन 3 बोलता है सेविंग के बारे में। ये छोटा सा एक्ट है इसलिए मैं सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा मैं स्किप कर दूंगा। सेक्शन 3 बोलता है कि भाई ये जो एक्ट है ना वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर जो है लागू नहीं होगा। और दूसरा बोलता है कि अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा किसी और लॉ में आपको रिलीफ मिल रहा है तो यू कैन गो एंड टेक बोथ, ठीक है। आप जा सकते हो, आप उधर से भी क्लेम कर लो, इधर से भी कर सकते हो। ये सेविंग्स के बारे में बात करता है, ठीक है। अभी सेक्शन 4 बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज। ये मैंने शुरू में ही बताया था कि ये किसी के इंडिविजुअल सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, ठीक है, उसको रिलीफ देने के लिए बनाया है। ये किसी पीनल लॉज के ऊपर इन्फोर्स नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया आपका सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 जो है यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2। हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया, ठीक है, मतलब पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। अभी पार्ट 2 है, पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 चालू है और पार्ट 3 ही है, इसमें 3 ही पार्ट है ये, ठीक है। पार्ट 2 में है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, ठीक है, तो उसको रिकवरी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ बता रहा है ए पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। ये बोलता है कि अगर किसी भी बंदे को अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है रिकवर करना है तो वो सीपीसी में जो प्रोविजन दिया गया है उसके तहत वो रिकवर कर सकता है। तो सीपीसी में क्या होगा, आप सूट फाइल करेंगे, ठीक है, रिकवरी ऑफ ये प्रॉपर्टी, करेक्ट। फिर वो सूट फाइल करेंगे तो सामने वाले को कोर्ट जो है बुलाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए बुलाएगा ना कि भाई तुम अपनी बात रखो। आप लोगों को शायद सीपीसी मैंने नहीं बताया ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 1 मिनट दे दो तो मैं सीपीसी भी आप लोगों को एक झटके में बता देता हूँ। बस 5 मिनट में पूरा सीपीसी खत्म कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। सीपीसी पता रहेगा तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। देखो इधर गया स्पेसिफिक सीपीसी,
एक सेकंड दे दो बस, किधर गया यार वो पेज। देखो सीपीसी कैसे काम करता है। अब सीपीसी में पहले बता देता हूँ आपको पूरा प्रोविजन, बस 5 मिनट का सीपीसी का है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीपीसी में जब आप जाओगे, सीपीसी वैसे बहुत मतलब वास्ट विषय है, ये है मेजर लॉ में आता है। सीपीसी का ऑर्डर अगर 21 तक आपने पढ़ लिया तो पूरा सीपीसी समझ जाओगे। सीपीसी का ऑर्डर 1 बोलता है, ऑर्डर 1 सीपीसी का बोलता है पार्टीज टू द सूट। अब कोई सूट अगर फाइल होने वाला है तो उसमें पार्टी तो होगा ना। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, इसमें सब समझ जाओगे। मेरा एक रूम था, मैंने भाड़े पे दिया, भाड़ोतरी मेरा 2 महीने से भाड़ा नहीं दे रहा है, ठीक है, और रूम भी खाली नहीं कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोर्ट में जाके सूट फाइल करूँगा। अभी देखो, तो सबसे पहला है पार्टीज टू द सूट। तो मैं क्या रहूँगा, मुझे प्रॉब्लम है ना, मुझे मेरा घर चाहिए, वो तो खाली नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं प्लेंटिफ हूँ, ठीक है। जो भी बंदा एग्रीव्ड होगा, सीपीसी बोलता है कि वो प्लेंटिफ माना जाएगा, ठीक है। अब मैं प्लेंटिफ हूँ तो अपोजिट पार्टी कौन होगा, अपोजिट पार्टी होगा डिफेंडेंट, अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट होगा। ये बात करता है ऑर्डर 1, ठीक है। अभी ऑर्डर 2 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट। ऑर्डर 2 फ्रेमिंग ऑफ द सूट। मैं प्लेंटिफ हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मन से तो नहीं सूट बना सकता ना, उसके लिए मुझे एडवोकेट रखना पड़ेगा, फिर उसको मेरी बात समझनी पड़ेगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है मेरा घर, पूरा लीगल जो फॉर्मेट होता है वो वकील को पता होगा ना। तो ऑर्डर 2 बोलता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट, फ्रेमिंग ऑफ द सूट, ठीक है। सूट फ्रेम करवाइए, ठीक है। अब सूट फ्रेम करवाइएगा किससे, वकील से। ऑर्डर 3 बात करता है प्लीडर के बारे में। प्लीडर का मतलब होता है वकील, ठीक है। सीपीसी एडवोकेट को प्लीडर बोलता है, ठीक है, एडवोकेट। अभी आप प्लेंटिफ हो, सामने वाला डिफेंडेंट है, ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर 2 बोलता है कि आपका जो सूट है उसको फ्रेम करवाओ, ड्राफ्टिंग तो कराना पड़ेगा ना आपको, ऑर्डर 2 बोलता है। ऑर्डर 3 बोलता है किससे करवाओगे, एडवोकेट से, तो ऑर्डर 3 प्लीडर के बारे में बात करता है। ऑर्डर 4 बात करता है अब आपने एडवोकेट रख लिया, आपने अपना सूट ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है, तो अब इस सूट का क्या करोगे, कोर्ट में डालोगे ना। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, आप सूट को इंस्टीट्यूट कर दिए, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही सूट आपका इंस्टीट्यूट हुआ, मतलब कोर्ट में दिया आपने, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर 5 में सामने वाले को समन भेजेगा कि भाई आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे सूट फाइल हुआ है, बराबर। अब जैसे ही उसको समन मिलेगा, ठीक है, समन मिलेगा तो वो सामने वाला क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, तैयार करेगा अपना कि भाई मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना कोर्ट में, ठीक है। ये ऑर्डर 5 क्या बात करता है, समन के बारे में। ऑर्डर 6 बात करता है कि भाई प्लेंटिफ ने प्लेंट अपना दिया, ठीक है, तो डिफेंडेंट क्या देगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा। तो जब प्लेंटिफ प्लेंट देता है, अपना सूट फाइल करता है, और डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, प्लीडिंग, ठीक है। तो ऑर्डर 6 जो है प्लीडिंग के बारे में बात करता है, ठीक है, प्लीडिंग। और इसमें अच्छे से बताया है कि प्लेंट में आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट के बारे में, ठीक है। प्लेंट का पूरा प्रोविजन जो है, कोई जो प्लेंटिफ है वो अपना सूट जब कोर्ट में डालता है तो उसके लिए वो प्लेंट बनवाता है, ठीक है। तो प्लेंट जब बनवाता है तो उसमें अपनी पूरी स्टोरी लिखती है ना, वो लिखते हैं ना, तो पूरा स्टोरी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा प्रोसीजर ऑर्डर 7 में बताया है प्लेंट के बारे में, ठीक है। ऑर्डर 8 में बताया है रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो पूरा प्रोविजन रिटर्न स्टेटमेंट का ऑर्डर 8 में है। अब ऑर्डर 9 बोलता है कि भाई आपने सूट फ्रेम कर लिया, ठीक है, आपने कोर्ट में सूट डाल दिया, इसके बाद कोर्ट ने सामने वाले को समन भेज दिया। अब समन भेज दिया तो सामने वाला आना चाहिए ना, तो ऑर्डर 9 बोलता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब हाजिरी लगाओ, कोर्ट में आपको बुलाया है, मैंने समन दिया है तो आपको आना चाहिए ना। तो अपीयरेंस
ऑफ द पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। मान के चलो हमने सामने वाले को समन भेजा, कोर्ट ने भेज दिया, अब अपीयर होगा तो केस आगे बढ़ेगा, राइट। अब अपीयर नहीं हो रहा है सामने वाला तो क्या होगा, तो ऑर्डर 9 अपीयरेंस के बारे में भी बात करता है। अगर वो नहीं अपीयर हो रहा है, नॉन अपीयरेंस, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो जैसे ही अपीयर होगा, मान के चलो प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट फाइल कर दिया, डिफेंडेंट तो पहली तारीख पे आ गया, सामने वाला अपीयर हो गया, दूसरी तारीख से प्लेंटिफ ही नहीं आ रहा है, मान के चलो, ठीक है। अब वो नॉन अपीयर है, तो नॉन अपीयर है तो कोर्ट क्या करेगा, सूट को कैंसिल कर देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा कि भाई अब ये डिस्पोज कर देगा उसके सूट को कि भाई आगे नहीं चलेगा, क्योंकि जो जिसको सॉर्ट करना था रिलीफ, ठीक है, प्लेंटिफ को, वो प्लेंटिफ ही नहीं आ रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई इसको अब रिलीफ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, उस सूट को खत्म कर देगा और बंद कर देगा केस को वहीं पे, ठीक है। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है, डिफेंडेंट को समन भेजा, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, पहली हियरिंग में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तो तीसरे में कोर्ट क्या समझेगा कि सामने वाला गलत है, यार गलत है इसीलिए तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टी दे देगा, ठीक है, कि भाई तेरे पक्ष में फैसला दे दिया। तो जब कोई पार्टी कोर्ट के समन के बाद भी नहीं आता है, ठीक है, तो कोर्ट एक बार वेट करता है, 2 बार वेट करता है, तीसरी बार उसका वेट नहीं करेगा और कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा, ठीक है। तो जब डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा, और जब प्लेंटिफ नहीं आएगा तो कोर्ट के केस ही खत्म कर देगा कि भाई तुमको रिलीफ ही नहीं चाहिए तो क्यों केस आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो ये अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के बारे में है। अब ऑर्डर 10 बोलता है कि दोनों पार्टी बहुत मस्त आदमी है, दोनों पार्टी कोर्ट आ गया है, ठीक है। अब दोनों पार्टी कोर्ट आ गया है तो कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, दोनों पार्टी का। बोल भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, दोनों पार्टी का एग्जामिनेशन करा लिया कोर्ट ने, ठीक है। अभी क्या होगा, जो भी दोनों पार्टी के पास डॉक्यूमेंट होगा या एविडेंस होगा, कोर्ट उसको ऑर्डर 11 में इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो बोलेगा कि भाई उसको लेके आओ, ठीक है। तो वो हो गया आपका इंस्पेक्शन और डिस्कवरी। इसके बाद ऑर्डर 12 में बात करता है कि दोनों पार्टी ने डॉक्यूमेंट तो लाया, लेकिन कोर्ट को चाहिए ना कि कौन से को एडमिट करे कौन से को नहीं करे, ठीक है। हर आपका एविडेंस, हर एविडेंस तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो कोर्ट एडमिशन लेता है, मतलब आपका कौन सा एविडेंस लगने वाला है कौन सा नहीं है। तो ऑर्डर 12 बात करता है एडमिशन के बारे में, ठीक है। ऑर्डर 13 बात करता है प्रोडक्शन एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया, अब आपको लगता है कि नहीं कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उसको वापस दे देती है, ठीक है। तो ऑर्डर 13 बात करता है प्रोडक्शन और रिटर्न। अगर कुछ जरूरत है तो प्रोडक्शन के लिए भी बोल सकता है कि भाई ये प्रोड्यूस कर, अगर नहीं चाहिए तो रिटर्न कर, तो ऑर्डर 13 में बात करता है, ठीक है। अब यहाँ तक सब कुछ हो गया है। अब कोर्ट जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगा। जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे तो उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। जब चार्जशीट फाइल होता है तो कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है, ठीक है, कि उसके ऊपर कौन कौन सी धारा में केस लगेगा। सिविल में होता है फ्रेमिंग ऑफ इशू, कि किस मुद्दे पे विवाद शुरू हुआ है, ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू उसको बोला जाता है। तो ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू है। इसके बाद है ऑर्डर 15 बोलता है कि भाई आपने ऑर्डर फ्रेम किया लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे में दम नहीं है, ठीक है, जो एक पार्टी है एक तरफा सही है और दूसरा पार्टी एक तरफा गलत है, तो इसमें क्या आगे बढ़ाने का भाई। कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, जब आपको पहले ही केस में पहले ही दिन लगता है कि यार सुजीत के पास पूरा एविडेंस घर का करेक्ट है, दूसरे के पास पूरा जाली है, तो अब आप क्या करोगे, केस बढ़ाओगे क्या, नहीं, वहीं पे आप डिस्पोज कर दो, खत्म करो केस। तो ऑर्डर 15 बात करता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्लियर दिख रहा है एक पार्टी सही है दूसरा पार्टी गलत है, तो खत्म करो पहले ही दिन में केस, आगे क्यों बढ़ाने का। मान के चलो कि कोर्ट को लगा कि नहीं यार मैटर तो चलने वाला है आगे, क्योंकि इसमें दोनों के पास थोड़ा थोड़ा एविडेंस तो मिला है, तो पहले हियरिंग में केस को डिस्पोज ना करके आगे बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ाएगा कोर्ट, तो ऑर्डर 16 में
जो भी विटनेस होगा उन दोनों को, उनको बोलेगा कि बुला के लेके आओ, कोई गवाह भी तो होगा बोलने के लिए। अभी तक तो हमने ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंट लिए हैं। अब आएगा ऑर्डर 16 में विटनेस की गवाही। तो अगर विटनेस को बुलाना है तो समन भेजेगा, ठीक है, और कोर्ट बोलेगा उसको अटेंड करो। अब हर विटनेस तो आपका जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब विटनेस होता है वो गांव जाता है, माँ के शादी में जाता, माँ के शादी में नहीं सॉरी, मतलब बहन के शादी में या भाई के शादी में जाता है ना, तो वो तो हमेशा तो रेडी नहीं रहता है आने के लिए। तो कोर्ट जो है उसको एडजर्नमेंट दे देगा। तो ऑर्डर 17 बोलता है एडजर्नमेंट के बारे में कि भाई तुम्हारा विटनेस जब आएगा तब तक मैं स्थगन कर देता हूँ, जब आएगा तब हम मैटर को आगे रखेंगे, ठीक है। तो एडजर्नमेंट बहुत सारे रीजन के कारण हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ कि विटनेस नहीं है तो आप एडजर्नमेंट तब भी ले सकते हैं जब एक पार्टी नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, या आप एडजर्नमेंट तब भी ले सकते हो जब आपका वकील बीमार हो, जब आप एडजर्नमेंट तब भी ले सकते हो जब आपके पास कुछ एविडेंस फाइल करना था और वो मौका वारदात पे नहीं है। ये भी याद रखना, सिविल प्रोसीजर कोड में एडजर्नमेंट आप मैक्सिमम 3 बार ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऑर्डर 17 जो है, ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट के बारे में बात करता है। ऑर्डर 18 बात करता है कि भाई अभी तक तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, तुम्हारा अगर विटनेस आ गया हो तो अब विटनेस का एग्जामिनेशन करो। तो ऑर्डर 18 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में, ठीक है। आपने एडजर्नमेंट लिया था ना विटनेस को बुलाना है, अब विटनेस आ गया है तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए ना। तो ऑर्डर 18 बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है। ऑर्डर 19 बात करता है एफिडेविट के बारे में। याद रखना, जब आप सिविल प्रोसीजर कोड में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब आप कोई बात कोर्ट में करते हो या कोर्ट में रखते हो तो आप उस बात को सच साबित करने के लिए एफिडेविट फाइल करते हो, ठीक है। हर मैटर के साथ एफिडेविट लगता है कि आपने जो भी तर्क या जो भी बात कहे हैं अपने एप्लीकेशन में वो आपके हिसाब से 100% ट्रू है, ठीक है, और आपका उस पर सिग्नेचर रहता है। और आप ये बोलते हो कि अगर कुछ बाद में गलत पाया जाता है, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो उसको बोला जाता है एफिडेविट। तो सब कुछ होने जाने के बाद कोर्ट आपसे बोलेगा कि भाई अब एफिडेविट फाइल कर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों पार्टी जो है अपना अपना एफिडेविट फाइल करेंगे। एफिडेविट फाइल करने के बाद कोर्ट के पास सब कुछ आ गया, उन्होंने अपना विटनेस भी ले लिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर लिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो लेना था लिया, जो नहीं लेना था रिटर्न कर दिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने फ्रेमिंग ऑफ इशू किया, विटनेस की गवाही ली, ठीक है, विटनेस का एग्जामिनेशन हो गया, एफिडेविट भी ले लिया। अब कोर्ट जो है ऑर्डर 20 में जजमेंट पास करेगा, ठीक है। जजमेंट और डिक्री दोनों पास करता है। जजमेंट होता है मतलब एक किसी ऑर्डर को, मतलब किसी जजमेंट का जो है ना, जैसे मान के चलो कोई डिस्प्यूट था, उसको कोर्ट ने देखा, ठीक है, अब लास्ट में फैसला सुनाएंगे, तो उस फैसले का जो क्रक्स होता है ना वो होता है जजमेंट, ठीक है। और जब फुल डिटेल में आप उस जजमेंट को रखते हो तो उसको बोला जाता है डिक्री, ठीक है। तो जजमेंट और डिक्री 20 में, ऑर्डर 20 में बात करता है। जब डिक्री पास होता है तो उसको आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। जैसे मान के चलो मेरे केस में कोर्ट ने डिक्री पास किया कि ये प्रॉपर्टी सुजीत को जाएगा, भारोत्री को हटाओ उधर से, ठीक है। तो अब कोर्ट ने तो पास कर दिया, अब जो भारोत्री है खाली ही नहीं कर रहा है, अब जा तू कोर्ट जा, कराता रहा डिग्री को एग्जीक्यूट। तो आप फिर से कोर्ट में जाते हो कि सर आपने डिग्री तो पास कर दिया लेकिन वो खाली ही नहीं कर रहा है। तो कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का ऑर्डर पास करेगा, फिर आपके साथ कोई पुलिस वाला जाएगा और उसको खाली करवा के आपके डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर 21 में बात करता है। तो ये पूरा सीपीसी यही है, ठीक है, इसी के आगे पीछे पूरा सीपीसी घूमता है। तो उम्मीद है समझ में आया सबको। हेलो, पक्का ना? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दोनों पार्टी होगा, पार्टीज टू दी सूट, कौन कौन? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। फिर जो है वो अपना जो उसका प्लेंट है, जो उसका दुख है, जो उसका ग्रीवेंसेज है, उसको एक फॉर्मेट में लिखाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ द सूट। फिर वो एडवोकेट रखेगा, एडवोकेट ही उसका जो है सूट फ्रेम करेगा। फिर वो सूट इंस्टीट्यूट होगा कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट फिर सामने वाले को समन भेजेगा कि भाई आ जा तू। फिर सामने वाला जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा।
ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो दोनों पार्टी को अपीयर तो होना पड़ेगा ना कोर्ट में, दोनों अपीयर होगा। अगर दोनों में से कोई अपीयर नहीं होता है तो उसका मैंने कॉन्सिक्वेंसेज आपको बताए। अगर प्लेंटिफ जिसने फाइल किया है वो नहीं आता है तो सूट ही बंद हो जाएगा। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है भाई दोनों पार्टी को कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा। दोनों पार्टी अपीयर हो गया है एकदम अच्छे से तो कोर्ट दोनों पार्टी को एग्जामिन करेगा। इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ दस्तावेज है तो उसको कोर्ट जो है इंस्पेक्शन करेगा। फिर इंस्पेक्शन के बाद कोर्ट को लगता है कि नहीं एडमिटेबल है, ये ज़रूरी है, तो उसको एडमिट कर सकता है। इसके बाद अगर कुछ कोर्ट को लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट रिटर्न कर सकता है। ये सब होने के बाद कोर्ट जो है असली मुद्दे पर आएगा और ये देखेगा कि दोनों में विवाद क्या है, तो उसको बोला जाता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ठीक है। इसके बाद जो है कोर्ट को लगेगा कि यार ये तो मामला एक तरफा बन रहा है, ये एक तरफ से सुजीत पूरा सही है और सामने वाला तो पूरा गलत है, तो कोर्ट आगे मैटर नहीं बढ़ाएगा। डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग, पहले ही हियरिंग में केस खत्म, ठीक है। अगर मान के चलो पहले हियरिंग में केस खत्म नहीं हो रहा है, केस में जान है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एविडेंस आया है जो दम रखता है, तो इसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे भाई कुछ विटनेस है तुम्हारे पास, विटनेस को बुलाओ, तो विटनेस को समन किया जाएगा। विटनेस नहीं आया, कहीं गया है, एडजर्नमेंट हो जाएगा। अब एडजर्नमेंट ले लिया, विटनेस को बुला लिया मैंने, तो विटनेस का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद सब कुछ कोर्ट के पास है, तो कोर्ट बोलेगा भाई एक शपथ पत्र दे कि अभी तक तूने जो भी कोर्ट में दिया है वो सही है, इसके आधार पर मैं जजमेंट दूंगा ना। फिर आप एफिडेविट देते हो, एफिडेविट देने के बाद कोर्ट के पास अब सब कुछ है, तो कोर्ट जजमेंट सुनाएगा, फिर डिक्री पास करेगा। जजमेंट जो है डिक्री का ही क्रक्स होता है, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि राइट और लायबिलिटी किसका है, ठीक है। मतलब जैसे मेरे मामले में कोर्ट बोलेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो सुजीत का है, तो ये हो गया जजमेंट, ठीक है। अब डिक्री पास करेगा मतलब पूरा डिटेल के साथ कि ये प्रॉपर्टी सुजीत का ही क्यों है, उसका क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिक्री। डिक्री मिल गया, इसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, बस हो गया। इसके बाद अगर आपको अपील में जाना है तो अपील में जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। समझ में आया। सीपीसी आपको अगले ये सेमेस्टर में रहने वाला है, ठीक है, तो याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा सीपीसी भी इधर लगे हाथ कंप्लीट हो गया। तो हम कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पे, किधर गया, सेक्शन 5 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई बंदा स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है पजेस करने के लिए इंटाइटल है तो वो रिकवरी के लिए डाल सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। कैसे, तो वो सीपीसी में जैसे भी प्रोविजन बताया गया है आप उसके तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है। अभी देखो किसी भी प्रॉपर्टी का जो है पजेशन वो 3 तरीके से माना जाता है कि आपके पास उसका सेटल्ड पजेशन है। सबसे पहला आपका फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो आप कैसे साबित करोगे कि ये मेरा प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो पजेशन किसका है उस प्रॉपर्टी का, उसके लिए 3 चीजें दी गई है। पहले फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन टू एंजॉय होना चाहिए, मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं से भाग के तो नहीं आया हूँ ना, यहाँ पे मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ, ये मेरा घर है, इंटेंशन टू एंजॉय। तीसरा कंटिन्यूइंग एंजॉयमेंट, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कल मुंह उठा के आया और इस घर में मैं एंजॉय करने लगा, मैं जमाने से यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर फुलफिल हो रहा है तो आप माना जाएगा कि पजेशन आपके पास है इसका, ठीक है। अब ये जो रिकवरी ऑफ पजेशन है वो पजेशन का ही तो रिकवरी करा रहे हो आप। आगे समझाता हूँ, देखो सेक्शन 5 में हम समझ लिए। सेक्शन 6 बोलता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन एनी पर्सन अनलॉफुली डिस्पोजेस्ड देन ही कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 6। किसी बंदे को उसके पजेशन से, पजेशन कैसे तय करेंगे, ये तीनों जो मैंने ऊपर बताया आपको, अगर ये तीनों क्राइटेरिया उसने फुलफिल करा था, बावजूद उसके आपने उसको डिस्पोजेस कर दिया, वहां से हटा दिया, ठीक है, तब वो जो है
अंडर सेक्शन 6 आपका जो पोजीशन है वो रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये अंडर सेक्शन 6 जो है ये सिर्फ पोजीशन की बात करता है, ऑनरशिप की बात बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। अब पोजीशन में ऑनरशिप में दोनों में फ़र्क है। मैं भाड़ोत्री हूँ, मैं 5 साल के लिए ये रूम भाड़े पे लिया हूँ, ठीक है। अब 5 साल के लिए भाड़े पे लिया हूँ तो 4 साल से मैं कंटिन्यू इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल इस रूम पे मेरा है, अभी कोई आएगा तो मैं उसको मार के भगा दूंगा ना, क्योंकि मेरा कंट्रोल है इस रूम पे। पोजीशन तो इस हिसाब से भी हुआ मेरा, लेकिन ऑनरशिप तो नहीं है मेरा। तो पोजीशन और ऑनरशिप में दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो सेक्शन 6 जो है वो बोलता है जब पोजीशन वाले आदमी को आप डिस्पोजेस करोगे तब के लिए ये प्रोविज़न काम में आएगा, ठीक है। अभी देखो आगे ये हो गया। अभी देखो ये बोलता है विद इन 6 months ऑफ डिस्पोजेस्ट यू कैन फाइल सूट, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन नॉट। अगर आपको किसी पोजीशन में आप हो, ठीक है, और आपको किसी ने डिस्पोजेस कर दिया है, ठीक है, तो आप विद इन 6 months ही सूट फाइल कर सकते हो रिकवरी के लिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते जाके कि भाई 1.5 साल बाद आए और आप बोलते हो कि उसने मुझे भगा दिया था। नहीं, अगर आपको भगा दिया या रूम से निकाल दिया या डिस्पोजेस कर दिया है तो आप 6 month के विद इन जो है सूट फाइल कर सकते हो। इसके बाद है सेक्शन 6 में नो सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको डिस्पोजेस किया है और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है तो आप अंडर सेक्शन 6 में पोजीशन के लिए रिकवरी के लिए आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तीसरा है नो अपील और रिव्यू ऑन दिस मैटर। अगर आपके खिलाफ, जैसे मान के चलो मुझे डिस्पोजेस कर दिया था और मैंने अपने पोजीशन के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया अंडर सेक्शन 6, कोर्ट ने मेरे फेवर में दे दिया ऑर्डर और मुझे पोजीशन मिल गया। अब जिसने डिस्पोजेस किया था मुझे उसको अगर अपील में जाना है कि भाई ऐसे कैसे वो मुझे कोर्ट ने निकाल दिया, ठीक है, तो वो अपील में भी नहीं जा सकता है, रिव्यू में भी नहीं जा सकता है। क्यों? देखो, अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, ऑर्डर पास होता है तो वो अपील में नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास बाकी रेमेडीज हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ऑनरशिप था उसका तो ऑनरशिप के लिए जाए, ठीक है, लेकिन वो ये इसमें नहीं जाएगा, किसमें? रिव्यू या अपील में, उसी प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि ये सेक्शन 6 सीधा बोलता है कि भाई अगर किसी को लीगली पोजीशन मिला था और आप उसको डिस्पोजेस कर रहे हो तो ये इमीडिएट रिलीफ देता है, ठीक है, कि भाई तुम्हारा लीगल राइट वायलेट हुआ है ना, फिर क्योंकि तुम पोजीशन में थे लीगली, तुमको हटा दिया गया तो ये तो गलत है ना, तो मैं तुमको तुरंत तुम्हारा पोजीशन दिलाऊंगा अंडर सेक्शन 6 में, ठीक है। अभी इसके बाद अगला है, इसमें इसी में अगला प्रोविजन है नथिंग इन दिस सेक्शन बार सूट फॉर एंटाइटलमेंट, ठीक है। अगर आपको अपील में नहीं, आप अपील में नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी और सूट के लिए नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। आप जाओ, ऑनरशिप क्लेम करो सूट फाइल करके कि सर इस पे तो मेरा क्लेम था, या आप एंटाइटलमेंट का सूट डालो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उस ऑर्डर को जो कोर्ट ने पास किया है पोजीशन वापस करने के लिए, उसको अपील में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी है सेक्शन 6 का जो पर्पज है वो बताता हूँ। देखो मेन सेक्शन यही सब है, बाकी आगे वही भागा दौड़ी वाला है, बाकी कुछ है नहीं। मेन आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या है? रिकवरी ऑफ पोजीशन, बराबर ना, प्रॉपर्टी को ही रिकवर करने के लिए जाओगे ना आप। पर्पज ऑफ सेक्शन 6, disputed rights are to be decided by due process of law, no person is allowed to take law in his our hand, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ पोजीशन के लिए। एक बंदा है जो रेंट पे रहता है, ठीक है, और उसने 1 महीने का किराया नहीं दिया, मान के चलो 1 महीने का उसने किराया नहीं दिया। अब रूम मालिक थोड़ा है दबंग टाइप का, उसने सीधा उसका पूरा सामान, बोरिया बिस्तर सब रोड पे फेंक दिया और उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप लोग बताओ, क्या ये सेक्शन 6 में पोजीशन के लिए क्लेम कर सकता है क्या?
बताओ, मैंने अभी पूरा प्रोविजन बताया आपको। हेलो, सर फिर से रिपीट करो। आप थे ही नहीं, आप तो अब भी आई हो, मैंने ये प्रोविजन पहले ही बता दिया था। हाँ मैंने रीड नहीं किया था, अभी मैं बस सोने जा रही थी, तभी देखा, फिर मैं ऑनलाइन आ गई। नहीं नहीं, अरे किसी ने सुना होगा ना, अभी मैंने पोजीशन के लिए बताया था ना। मैं रिपीट करता हूँ, हाँ वापिस, क्या आप लोग भी यार, देखो मैंने बताया था कोई भी पोजीशन है, ठीक है, तो पोजीशन ऑनरशिप नहीं होता, ठीक है। जब किसी बंदे को लॉफुली पोजीशन मिला है और उस पोजीशन को कोई डिस्पोजेस करता है, ठीक है, तो आप सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब पोजीशन साबित करने के लिए क्या क्या जरूरी है आपको पता है। सबसे पहला, उस पोजीशन पर आपका फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मैंने भाड़ोत्री वाला बोला था कि भाई मैं 5 साल के लिए लिया था, तो उस प्रॉपर्टी पे 5 साल के लिए तो मेरा फिजिकल कंट्रोल है ना फिलहाल। इंटेंशन टू एंजॉय, मैंने वो रूम क्यों लिया था, एंजॉय करने के लिए, इंटेंशन था ना मेरा, हो गया। तीसरा, कंटिन्यूइंग एंजॉयमेंट, मैं 5 साल से उसको एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूइंग एंजॉइंग है, तो ये फिलहाल मेरा पोजीशन हो गया वो, ठीक है। ऑनरशिप अलग चीज है, ऑनरशिप तो जिसके नाम से होगा उसको ऑनरशिप जाएगा, लेकिन पोजीशन लॉफुली तो मेरा है ना, अगर भाड़े पे ही हूँ लेकिन फिलहाल तो पोजीशन मेरा है। तो पोजीशन यहाँ पे अब सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि एक बंदा है जो रूम किराए पे लिया था, ठीक है, अब वो बहुत सालों से रह रहा है, 5-7 साल से रह रहा है, वो गलती से 1 महीने का जो है भाड़ा नहीं दिया, ठीक है। अब रूम मालिक क्या करता है, उसका सारा माल फेंक देता है घर का और निकाल देता है बाहर, ठीक है। तो क्या ये इस सेक्शन के तहत जा सकता है क्या कि मुझे मेरा पोजीशन दिला दो, बोलो। जा सकता है, हाँ, जा सकता है। कैसे? अभी इतने साल से वो रह रहा है, आपने बोला भाई मिस्टेक उसने 1 महीने का किराया नहीं दिया, तो वो किराया दे देगा और कंटिन्यू करेगा ना। करेक्ट, थोड़ा सा करेक्ट है। देखो, इसमें ये जो एक्ट है ना, वो सीधा बोलता है कि मैंने क्या बोला था ऊपर, डिस्प्यूटेड राइट्स आर टू बी डिसाइडेड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नो पर्सन इज अलाउड टू टेक लॉ इन हिज आवर हैंड, ठीक है। सेक्शन 6 का ये मेन पर्पज है। लेकिन यहाँ पे रूम मालिक ने क्या किया है, दबंगई किया है, गुंडागर्दी किया ना उसने, घर का पूरा सामान फेंकने वाला कौन होता है वो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। अगर उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको खाली कराना था तो वो बोल सकता था भाई खाली करो, या ये वो ये भी कर सकता था, सूट फाइल कर दे कोर्ट में एविक्शन का कि सर ये मेरा रूम नहीं खाली कर रहा है, आप करवा दो। आप एविक्शन का सूट फाइल करते हो ना कोर्ट में, तो अगर लीगली कोई बंदा अनलॉफुली रह रहा है तो कोर्ट आपको खाली करा के देगा, आपको जरूरत ही नहीं है फोर्स करने का, ठीक है। तो ये एक्ट के हिसाब से ये गलत किया है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना जो है जोर जबरदस्ती दबंगई दिखाया है। अगर उसको वहां से डिस्पोज हटाना था, ठीक है, तो वह एविक्शन का एप्लीकेशन कर सकता था, ठीक है। तो इसने यहाँ पर जो है ये जो बंदा निकाला है वो गलत था, और ये जो है बंदा वो फिर से पोजीशन के लिए कोर्ट में जा सकता है कि उसने जो मुझे निकाला वो इलीगल है, ठीक है। अब फिर वो चाहे तो पैसा दे के आगे कंटिन्यू करे, नहीं तो फिर आगे छोड़ दे, उसकी मर्जी है, लेकिन वो जा सकता है, ठीक है। आप किसी को इलीगली जो है अनलॉफुली नहीं निकाल सकते हो, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी को भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इसका 2-3 केस लॉ है, मैं आपको बता दूं। पहला केस लॉ है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था, इट वाज हेल्ड दैट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट द टेनेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ज्यूरिडिकल पोजीशन, ठीक है, and cannot dispossess unless the owner gets a decree of eviction against him। के वर्मा का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किसी बंदे का अगर टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म होता है, ठीक है, फिर भी उसका ज्यूरिडिकल पोजीशन का जो अधिकार है वो स्टिल रहता है, ठीक है, होल्ड करता है वो। अगर उसको डिस्पोजेस करना है तो आप डिक्री ऑफ एविक्शन लेके आओ और उसको निकालो,
ठीक है, आप ऐसे उसको नहीं निकाल सकते। इस केस में वो कहा था। दूसरा केस था आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी 2012 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको किसी को जो है ना मतलब पजेशन का वो करना है, इशू सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप दो बातें ध्यान रखना। वेदर द प्लेंटिफ वाज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी था उसके पोजेशन में प्लेंटिफ था या नहीं था, आपको पहले ये देखना है। ठीक है। दूसरा, वेदर ही वाज इलीगली डिस्पोज्ड, ये बोल रहा है कि दूसरा आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो प्लेंटिफ है उसको इलीगली डिस्पोज किया गया है क्या, वहां से डिस्पोजेस किया गया है क्या, तो ये भी आपको देखना है। तो अभी प्रीवियस मैटर में क्या था, क्या था, पोजेशन में था ना वो प्लेंटिफ जो रूम भाड़ोतरी था, और उसको डिस्पोजेस कैसे किया गया था, इलीगली किया गया था ना, उसका पूरा माल बाहर फेंक दिया, उसको कुछ करने का मौका नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा है। तीसरा है आपका लैंडमार्क केस जसवंत सिंह वर्सेस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 2018 का मामला है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 जो है ये समरी इन नेचर है। ठीक है, मतलब किसी को इमीडिएट रिलीफ के लिए बनाया गया है वो। ठीक है, तो इसमें आप जो है अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपका ओनरशिप है तो आप ओनरशिप के लिए सूट डालो, अगर आपको एंटाइटलमेंट का सूट चाहिए तो एंटाइटलमेंट का सूट अलग से डालो, लेकिन वो इमीडिएट रिलीफ के लिए जो आप करना चाहते हो अपील, आप नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 7, ये बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। आपको बता दूं सेक्शन 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए बात करता है। ठीक है, सेक्शन 7 और 8 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के बारे में बात करता है। सब प्रोविजन सेम ही है, सब प्रोविजन सेम है। उसमें हमने क्या किया था इस वाले में, इमूवेबल वाले में, कि भाई अगर आपका लीगली पोजेशन है तो आपको नहीं निकाला जाना चाहिए। ठीक है, इसमें भी बोलता है कि अगर आपका लीगली पोजेशन है मूवेबल पर, ठीक है, तो आपको उसको रिकवर करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अगर आपको किसी ने डिस्पोजेस कर दिया है वहां से। तो अभी है सेक्शन 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ए पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी may recover it using the procedure outlined in CPC। इसमें भी वही बात कर रहा है, उसमें भी वही बात कर रहा था ना कि अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए CPC में जो प्रोविज़न दिया गया आप उसके साथ जाओ और रिकवर करो। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है कि CPC में जो भी प्रोसीजर दिया गया है आप उसमें रिकवरी सूट फाइल करो और क्लेम करो। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। इसके बाद ऑर्डर 8 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा है, ठीक है, पोजेशन में है लेकिन वो ओनर नहीं है। ठीक है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है, देखो any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession। ठीक है, कोई बंदा है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ठीक है, लेकिन पोजेशन में है। ठीक है, अब वो पोजेशन वाला आदमी जो है जिसका मतलब उस प्रॉपर्टी पे इमीडिएट पोजेशन चाहिए, जिसका रियल क्लेम बनता है, जो उसका रियल ओनर है, ठीक है, वो अगर सूट फाइल करता है तो ऑर्डर 8 में, ये सेक्शन 8 में कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उसको तुरंत इमीडिएट पोजेशन दिलाया जाए। ठीक है, अगर वो बंदा पोजेशन में है लेकिन वो ओनर नहीं है तो याद रखना। अभी देखो कब 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 ये अप्लाई होता है। When the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of plaintiff, when compensation is in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claimed. तीसरा, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. Fourth, when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff.
अभी इसमें देखो क्या बोलता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा जो है पजेस करके रखा है, ठीक है, तो जो रियल ओनर है उसको कंपेल कर सकता है कि भाई मुझे वो प्रॉपर्टी दो, ठीक है। अभी कंपल्सन क्या है इसके लिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, डिलीवर ऑफ, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको रियल ओनर को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं इस एक्ट में। तो ये बोलता है कब कब आप कर सकते हो, तो सबसे पहला कि आपका अगर उसके बदले आप मॉनेटरी कंपनसेशन देते हो तो वो अनएडिक्वेट है, उसके बराबर नहीं है, तो आपको जो पोजीशन है वो वापस देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, वो वाला दिया था ना, शॉल वाला, कश्मीरी शॉल वाला, यहीं पे यहाँ पे भी अप्लाई होगा वो, ठीक है, कि आपने पैसा लिया था, ठीक है, और आपने उसको पोजीशन के लिए ये शॉल के लिए बोला था, वो शॉल नहीं लाया, ठीक है, तो आप उसको कंपेल कर सकते हो कि भाई मुझे वो शॉल चाहिए। इसके बाद है ऑर्डर 8 का ये हो गया। इसके बाद है आपका ऑर्डर 9, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का शुरू हो जाता है। अभी देखो सेक्शन 9 में क्या बोलता है, डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बोलता है डिफेंस के बारे में, कब कब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिफेंस ले सकते हो। तो डिफेंस यहाँ पे बोलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिफेंस दिया गया है वो सारा आप यहाँ पे ले सकते हो सेक्शन 9 में। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफेंस दिया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करने के लिए, तो सबसे पहला है कि भाई पार्टी ही कॉम्पिटेंट नहीं था, ठीक है, तब आप जो है डिफेंस ले सकते हो उसका। दूसरा है मिस्टेक से हुआ था तो भी आप इसका वो ले सकते हो, ठीक है, बाय फ्रॉड हुआ था तो भी आप ले सकते हो, और मिस रिप्रेजेंट किया गया था आपके सामने तो भी ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफेंस के तौर पे काम आता है आपको स्पेसिफिक परफॉर्म कराने के दरमियान। इसके बाद है आपका मेजर पार्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरे रास्ते से अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है सब्सटीट्यूट परफॉर्म करा लिया है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा। मान के चलो मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मुझे 10 किलो, मैं आपको 10 किलो सेब एप्पल बेचूंगा, ठीक है, सामने वाले ने कुछ पैसा भी दे दिया था, अब सामने वाला मेरे से एप्पल नहीं ले रहा है, ठीक है, तो एप्पल नहीं ले रहा है तो मैं किसी तीसरे के हाथ से वो एप्पल बेच दिया, तो मैंने अपना ऑब्टेन कर लिया ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने कर लिया, मैंने अपने नुकसान भरपाई कर लिया है मैंने, ठीक है, तब मैं स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराऊंगा उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि नहीं मुझे तो उससे भी चाहिए। जब आपने तीसरे से बेच के आपने वो ले लिया तो आप उससे कैसे जाओगे लेने, पहली बात। दूसरा, ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, ठीक है, कोई ऐसा होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूअस चलते रहता है। जैसे मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ कि वो हाईवे बनाएगा, अब हाईवे तो एक दिन में नहीं बनेगा, वो सालों साल लगेगा उसमें, तो क्या वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो कोर्ट हर चीज़ के लिए उसके ऊपर नज़र तो नहीं रख सकता ना, तो ऐसे केस में भी आपको स्पेशली इन्फोर्सिएबल नहीं होगा वो, ठीक है, कोर्ट आपको वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं देने वाला। तीसरा है ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो इंडिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, उसको भी आप इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते, ठीक है। कैसे, अभी देखो आपने प्रभु देवा को डांस करने के लिए बुलाया, ठीक है, उसको पैसा दिया आपने कि डांस करना है हमारे शादी में, अब प्रभु देवा बीमार हो गया या किसी कारण से आपके घर पे नहीं आया डांस करने, तो आप ये नहीं जाके बोल सकते हो कि प्रभु देवा नहीं आया था डांस कराने, मुझे तो स्पेसिफिक ये चाहिए, रिलीफ चाहिए इसमें, वो आएगा मेरे घर पे डांस करने, नहीं। अगर उसका ये पर्सनल स्किल है डांस करना, ठीक है,
तो अगर वो नहीं चाहता है आपके घर पे आना डांस करना तो नहीं आएगा, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उससे नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें थी जो आप कॉन्ट्रैक्ट के रहते जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, ठीक है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो उसको इन्फोर्स कराने। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, इसके बारे में लिखे। तो कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा? तो सबसे पहला ये कि आपने सामने वाले ने तीसरे रास्ते से उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। या दूसरा आप ये बोल सकते हो इसमें कि वो जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअस इन नेचर है, तो कोर्ट कब तक उसके पीछे लगा रहेगा, तो उसमें भी नहीं मिलेगा। और तीसरा, अगर किसी का कोई क्वालिफिकेशन स्किल बेस्ड है, ठीक है, तो उसको भी आप इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते। तो इसके बाद ये है सेक्शन 14 हो गया। इसके बाद दिया हुआ है आपका स्पेशल में इसमें रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 3 में है, ठीक है। कब कब आप रेटिफाई करा सकते हो? तो जब भाई आपका जो है इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड के द्वारा लिया गया हो, ठीक है, या म्यूचुअल मिस्टेक के द्वारा किया गया हो, तब जो है आप रेटिफाई करा सकते हो आपके इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। ये चैप्टर 3 में रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद है चैप्टर 4 में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब कब आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो अंडर SRA, ठीक है। कब कब? तो सबसे पहला, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा तब आप उसको रेसिशन करा सकते हो, मतलब कैंसिल करा सकते हो। दूसरा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, जब कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल होगा तो उसको कैंसिल तो करा ही सकते हो आप जाके आराम से। फिर अगला है सर ये पॉइंट दे दो ना हमें कल नोट्स में। मैं ये देखिए, ये तो मैं अभी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक्ट है मेरे पास, बेयर एक्ट, मैं उससे पढ़ के बता रहा हूँ। बाकी कल इम्पोर्टेंट जो है ना इसका, मैं उसका नोट्स बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो आप एक बार, हाँ, आप एक बार वो पढ़ोगे तो इससे ऊपर सवाल ही नहीं आएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। खास छोटे पॉइंट्स, जैसे अभी आपने बताया थर्ड पार्टी परफॉर्म स्किल बेस्ड है, सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, मैंने इसका नोट्स बनाऊंगा अभी मैं, ये खत्म होने के बाद, तो आपका एकदम शॉर्ट में पूरा हर सवाल का जवाब भेजूंगा मैं, ठीक है। कि रेसेशन आप कब कर सकते हो, कैंसल आप कब कर सकते हो, ठीक है, कौन सा कब मूवेबल प्रॉपर्टी में आप क्लेम कर सकते हो, ये सारा भेजूंगा मैं पॉइंट वाइज। हाँ, उसका टेंशन मत लीजिए। तो रेसिशन का हो गया। अभी कैंसिलेशन का, कब कब आप कोई इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा सकते हो, ठीक है। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड, ठीक है, कोई भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बना है और वो नेचर में वॉइड है तो आप उसको कैंसिल करा सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा है इसमें। अब वॉइड कैसे होगा? आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, वॉइड कैसे होगा? तो वॉइड होगा, आपको फ्रॉड करके वो इंस्ट्रूमेंट साइन करवाया था, मिस्टेक हो गया था करने में, आपको पता ही नहीं चला कि इसमें क्या फैक्ट था, ठीक है। या कुछ ऐसे किसी माइनर के साथ आपने इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने के लिए रीजन बताए गए हैं, वही अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ हुआ है तो आप उसको कैंसिल करा सकते हो, सिंपल, ठीक है। इसके बाद है अगला चैप्टर डिक्लेरेशन डिक्री। डिक्लेरेशन डिक्री का मतलब होता है कि भाई आपने कोर्ट में सूट फाइल किया था, कोर्ट ने आपको बताया कि भाई इस प्रॉपर्टी पे किसका राइट बनता है, तो जिसके लिए कोर्ट जो है डिक्लेयर करता है राइट, उसको बोला जाता है डिक्लेरेटरी डिक्री, ठीक है। ऐसा डिक्री जिससे कोर्ट किसी पर्टिकुलर इंसान का राइट डिक्लेयर करता है, ठीक है, तो वो होता है डिक्लेरेटरी डिक्री। इसके बाद अगला है आपका प्रिवेंटिव रिलीफ, चैप्टर 3, ये लास्ट है चैप्टर, ठीक है। पार्ट 3 में प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में बात किया है। ये बोलता है कि भाई इसमें जो रिलीफ है वो रिलीफ इंजंक्शन के तौर पर दिया जाएगा। रिलीफ जो है
दो तरीके से दिया जा सकता है। एक दिया जा सकता है टेम्पररी रिलीफ, जिसको टेम्पररी इंजंक्शन बोला जाएगा, और एक होगा परमानेंट रिलीफ, जिसको परमानेंट इंजंक्शन कहा जाएगा। ठीक है। अब ये जो परमानेंट इंजंक्शन है वो क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि टेम्पररी इंजंक्शन जो होता है, कोई टेम्पररी हार्म हो या कुछ ऐसा इनजस्टिस होने वाला है सूट के चलने के दरमियान। मान के चलो मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उसका डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, मुझे पता चला है कि सामने वाला वो प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा जब तक ये डिक्री पास होगा। ठीक है। तो मुझे ये डर बीच में ही सताया जा रहा है, तो मैं कोर्ट में क्या बोलूँगा, सर एक टेम्पररी डिक्री पास कर दीजिए कि ये प्रॉपर्टी का जो है किसी तीसरे बंदे को ये ना बेचे। ठीक है। तो कोर्ट इंजंक्शन लगा देगा, टेम्पररी इंजंक्शन। तो ये सूट के दरमियान ही होगा। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन जो होता है वो सूट के लास्ट में होता है, जब कोर्ट ये कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे लीगल राइट किसका है। ठीक है। लीगल राइट सुजीत का है, बावजूद इसके सामने वाला उस पर कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है। ठीक है। उस एक्ट को रोकने के लिए जो है कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन लगा देता है। तो ये आपका प्रिवेंटिव रिलीफ में इंजंक्शन के बारे में था। कब कब जो है इंजंक्शन कोर्ट जो है लगाने से रिफ्यूज कर देगा, कब? हर बार तो आपको इंजंक्शन नहीं लगा देगा ना, आप बोल दिया और इंजंक्शन पास कर दिया, नहीं। कभी कभी जो है कोर्ट इंजंक्शन जो है ग्रांट नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है। कब कब? तो सबसे पहला, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceeding. दूसरा, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought. तीसरा, to restrain any person from applying to any legislative body. Fourth, to restrain any person from instituting, prosecuting any proceeding in a criminal matter. ठीक है। तो इस सब मामले में जो है कोर्ट इंजंक्शन नहीं ग्रांट करती, रिफ्यूज कर देती है। ठीक है। तो ये सब मैं सारा पूरा नोट ये पॉइंट वाइज कवर करके भेज दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे होता है आपका जो SRA ख़त्म। ठीक है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो मैं आपको ये नेहा मैडम ने सवाल भेजे थे कुछ इम्पोर्टेंट, जो मैंने ग्रुप में भेजा है। सर एक मिनट, वो मॉड्यूल नंबर 1 में ना टॉपिक्स है, तो वो कोई कॉलेज में पढ़ाया नहीं। कौन सा? वो ये सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर, ये सब मैं ये सब मैं सवाल में, वो जो नेहा मैडम का सवाल मैंने भेजा है ना, उसमें वो सारे सवाल हैं, और आपने भी जो सवाल भेजा है मैं सारा कवर करूंगा। ठीक है। आज तो हमने SRA का किया। ठीक है। अब SRA से जुड़ा भी सवाल जो रहेगा शॉर्ट नोट में हम वो भी करने वाले हैं। अभी देखो एक सेकंड, हाँ एक एग्जांपल, अभी SRA कर लिए ना, ग्रुप में किसी ने भेजा है क्या सवाल, क्वेश्चन? ये देखो कौन है, सीजे ने भेजा है ना क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ देखो सीजे का सवाल देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये तो नहीं है, विच ब्रीच नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन वॉइड नहीं है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल अनजस्ट नहीं है। हाँ देखो ये 11वां नंबर सवाल, मैं पेज भेज दे रहा हूँ। हाँ एक सेकंड, देखो किधर गया यार पेज, मिला आप लोगों को? देखो इसमें अभी सवाल क्या पूछ रहा है 11 में, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव रिलीफ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैंने आप लोगों को अभी कितने अच्छे से बताया था प्रिवेंटिव रिलीफ का, कि ये पार्ट 3 में है, बराबर बताया था ना। हेलो, आपको बताया था मैं पार्ट 3 में जो है प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में बात किया है, जिसमें प्रिवेंटिव रिलीफ के तौर पे क्या दिया जाता है, इंजंक्शन। इंजंक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है। टेम्पररी, मैंडेटरी अलग प्रोविजन है,
मैंडेटरी का मतलब है कि आपको करना ही है, वो मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब आप लोगों का शुरू करूंगा ना एक्ट। लेकिन ये प्रिवेंटिव रिलीफ, वो जो मैंडेटरी वाला है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मैंडेटरी का प्रोविजन नहीं दिया है, ठीक है। उसमें सीधा बताया है 2 टाइप का, कि टेम्पररी होऊंगा या परमानेंट होऊंगा, ठीक है। मैंडेटरी में दिया है, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन it is necessary to compel the performance of certain act which the court is capable of enforcing, ठीक है। मैंडेटरी का भी दिया है, ये दिया है सेक्शन 39 में, ठीक है। इसमें बोलता है कि कोर्ट को लगता है कि सामने वाला जो पार्टी है, ठीक है, डिफेंडेंट, वो उसको कोई ऑब्लिगेशन दिया गया है और वो उसको ब्रीच करने वाला है, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैंने बोला, कोर्ट ने बोला कि भाई आप यहाँ पे वॉल नहीं करोगे, वॉल नहीं लगाओगे, ठीक है। अब कोर्ट को लगता है कि यार मैंने बोला था उसको वॉल नहीं लगाने, लेकिन मैं सुनने में आ रहा है कि वॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कोर्ट वहाँ पे मैंडेटरी इंजंक्शन लगा देगा कि आप वॉल नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है किसी पार्टी के ऊपर, ठीक है, और वो ऑब्लिगेशन वो ब्रीच करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन लगा देता है। समझ में आया? यस। कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है या कोई ऐसा ड्यूटी है, ठीक है, किसी पार्टी के ऊपर, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो अपने ऑब्लिगेशन को ब्रीच कर सकता है, ठीक है, या करने की कोशिश करेगा, तो कोर्ट उस समय पे मैंडेटरी इंजंक्शन लगा देता है और बोलता है कि आप ये बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है, मैंडेटरी तौर पर। तो उसको मैंडेटरी इंजंक्शन बोला जाता है। तो आपका ये तीनों सही है। टेम्पररी इंजंक्शन मैंने बता दिया कि भाई शुरुआती दौर में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हार्म होने वाला है या सामने वाला प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा जब तक ये सूट खत्म होगा, तो आप तुरंत जो है टेम्पररी रिलीफ चाहिए आपको, तो कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन लगा देगा। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब लास्ट में कोर्ट को लगता है कि इस बंदे के का जो है लीगल राइट बनता है, ठीक है, और सामने वाला जो है उसके लीगल राइट को वायलेट कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, तो कोर्ट जो है परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। और मैंडेटरी इंजंक्शन का तो मैंने अभी बता दिया। तो ये 3 जो है प्रिवेंटिव रिलीफ के तौर पे आपके पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है एसआरए में। समझ में आया ये सवाल? अब अगला सवाल है, इसमें देखिए क्या है, व्हेन कैन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली बी इन्फोर्स्ड, कब कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स कराने के लिए एसआरए में जा सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली इन्फोर्स कब हो सकता है, तो कब कब होगा, जब आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फ्रॉड हो गया होगा उसमें, ठीक है, बाय फ्रॉड लिया गया होगा, या आपका बाय मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ होगा, ठीक है, या मिस्टेक इन फैक्ट में हुआ होगा, ठीक है, या जो सेलर है वो प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं था और उसने आपको प्रॉपर्टी बेच दिया, तो उसमें भी आप जा सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने जिसमें आपको कंपनसेशन मिल रहा है लेकिन वो आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि वो एडिक्वेट नहीं है, तो आप उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हो, ठीक है। या कोर्ट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा कि इसको स्पेसिफिक परफॉर्म करना